नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ इस क्लास में करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। ये क्लास करंट अफेयर का करंट टू कोर डिस्कशन वाली क्लास होती है, जिसमें टॉपिक को हम कंप्लीट कवरेज के साथ पूरा करते हैं। एग्जाम में आपके प्रश्न छूटने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। जब आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो पूरी चीजों को नोट करिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहां से जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला टॉपिक है दोस्तों ओरोविले अनुभव यात्रा। भारत में तमिलनाडु में एक टाउनशिप है, एक विकसित टाउनशिप है भारत में, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में। यहां पे लगभग 50,000 लोगों की आबादी है। अब ये 50,000 लोगों की आबादी वाली जो टाउनशिप है, इसे हम ओरोविले के नाम से जानते हैं। और यहीं पर हमारे देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत छात्रों की यात्रा हो रही है। तो इस यात्रा के कारण ये पूरी की पूरी टाउनशिप अभी डिस्कशन का मुद्दा बनी हुई है। ध्यान रखिएगा, ये ओरोविले तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में एक 50,000 लोगों की आबादी की टाउनशिप है। ये ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछता है कि ओरोविले क्या है, तो आपको सीधे बताना है कि एक टाउनशिप है, तमिलनाडु में है। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? लगभग 50,000 की आबादी रहती है। अगर इस टाउनशिप की स्थापना की बात करें तो ध्यान रखिएगा, मीरा अल्फासा ने इस टाउनशिप की स्थापना की थी। और कब की थी? 1968 में। तो ये नई टाउनशिप नहीं है, ये पुरानी टाउनशिप है। एक केस स्टडी के तौर पर इसे यहाँ देखा जाता है स्पेशली, इसलिए यहाँ पर छात्रों की यात्रा भी हो रही है, जिसको लेकर ये चर्चा में है। और इसमें और बड़ी बात अगर हम देखें तो श्री अरविंदो के सामाजिक हो या दार्शनिक विचार जो हो, उन विचारों पर आधारित है ये टाउनशिप। तो याद रखना है कि श्री अरविंदो जो भारत में महापुरुषों की श्रेणी में शामिल हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, इनके बारे में हम देखेंगे अभी। तो इनके सिद्धांतों पर, इनके दर्शन के जो भी सामाजिक व्यवस्था इन्होंने बताई थी, उस पर आधारित ये टाउनशिप है दोस्तों। कहां है? तमिलनाडु में है। एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप इस टर्म से बहुत ज्यादा परिचित नहीं है, और टर्म से आप परिचित नहीं तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि ओरोविले क्या है। ठीक है, इसका संबंध किस राज्य से है। क्लियर? अगला यहां देखें तो अरविंदो जी का नाम आया है, तो ध्यान रखिएगा, अरविंदो जी का जन्म हुआ था 1872 में कलकत्ता में। 1872 में कलकत्ता में श्री अरविंदो जी का जन्म हुआ था। ये भारत के महान योगी, दार्शनिक, कवि और राष्ट्रवादी रहे हैं दोस्तों। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में इनका एक इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। इनके विचारों से इन्होंने भारतीय समाज को एक नई दिशा प्रदान की है, एक जागरूकता प्रदान की है। राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने का काम श्री अरविंदो जी ने किया है। लंबे समय तक इन्होंने भारत में संघर्ष और बाकी सब चीजों में अपना योगदान दिया। अंततः 1950 में पुदुचेरी में इनका निधन हो गया था। इन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में देखें तो कई सारी रचनाएं की हैं। अगर हम श्री अरविंदो जी की बात करें तो ध्यान रखना है कि इनकी किताबें, इनकी रचनाएं आपसे पूछी जा सकती है। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में हम देखें, वंदे मातरम नामक अंग्रेजी अखबार 1905 में श्री अरविंदो जी ने निकाला था। योग के आधार इनकी कृति है। भगवत गीता और उसका संदेश अरविंदो जी ने लिखा है। मनुष्य का भविष्य विकास अरविंदो जी ने लिखा है। पुनर्जन्म और कर्म हो, सावित्री एक किंवदंती और एक प्रतीक, ऑवर ऑफ गॉड, ये सभी के सभी इनके साहित्यिक कार्य हैं श्री अरविंदो जी के। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, आप डेफिनेटली इसको यहां से बता दीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन साहित्यिक परिप्रेक्ष्य अगर हम देखें तो आपको देखने को जरूर मिल सकता है। ठीक, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इस टॉपिक के अंदर समाहित है, वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल। अगर हम देखें अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी की असम की यात्रा भी हुई। वहां पर उन्होंने एक नृत्य भी देखा जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखाई पड़ रही है। तो मोदी जी ने उस नृत्य को सराहा भी है। लेकिन यहां समझिएगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की ही एक पहल है। 2014 में भारत में प्रधानमंत्री के तौर पर पहला कार्यकाल शुरू किया मोदी जी ने, और उसके बाद उन्होंने कई सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं तो शुरू की ही की, लेकिन योजनाओं के अंतर्गत एक और इंपॉर्टेंट पहल के तौर पर शुरू किया उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत। पूरे भारत को, सभी राज्य, सभी केंद्र शासित प्रदेश को आपस में सामाजिक सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पुनः संगठित करने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए इस पहल को प्रारंभ किया गया 2015 में।
और इसमें विशेष बात और क्या है वो भी ध्यान रखिएगा। 2015 में 31 अक्टूबर को इस पहल को घोषित किया गया था। कब किया गया था? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर ही क्यों? क्योंकि ये 140वीं जयंती थी सरदार पटेल जी की। सरदार पटेल जी का जन्मदिवस एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है, याद रखिएगा। एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस कब होता है? 31 अक्टूबर को होता है, सरदार पटेल का जन्मदिन होता है। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग देखते हैं कि सरदार सरोवर जो बांध बनाया है उसके जलाशय में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता स्मारक, संसार की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल की स्थापित की गई है। भारत के एकीकरण में सरदार पटेल जी की अहम भूमिका रही है। आज अगर हम भारत को एक बड़े भूखंड के तौर पर संगठित देख रहे हैं, विभिन्न रियासतों के एकीकरण के बाद अलग अलग राज्यों को देख रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही है तो सरदार पटेल जी की रही है। इसलिए उनके जन्मदिवस को एकता दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये जो एकता दिवस मनाया गया था 2015 का, इस एकता दिवस के अवसर पर ही मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की घोषणा की थी। तब से ये पहल लगातार भारत के सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देने के तहत चलाई जा रही है। यहां याद रखिएगा कि ये पहल शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है और एनसीईआरटी के द्वारा इसको तैयार किया गया था। एग्जाम में अगर पूछे, अगर आप मेंस लिखते हैं एमपीपीएससी या यूपीएससी, वहां पर अगर ये आ जाता है तो ये पॉइंट्स आपको वहां डालने होंगे, उसके नंबर आपको मिलेंगे। क्या? एनसीईआरटी के द्वारा इसको तैयार किया गया। और एनसीईआरटी क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में शोध के लिए, प्रशिक्षण के लिए इंपॉर्टेंट संस्था है एनसीईआरटी, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। तो हमने इस पूरे टॉपिक में न सिर्फ ऑरोविले सोसाइटी के बारे में जाना, बल्कि हम लोगों ने श्री अरविंदो के बारे में भी जाना, हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के बारे में भी जाना। अब एग्जाम में यहां से कोई भी चीज पूछता है, आप आसानी से उसको बता सकते हैं। यही हमारे इस लेक्चर की विशेषता है। करंट टू कोर हम चीजों को तैयार करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आईसीजी का 48वां स्थापना दिवस। आईसीजी क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड का 1 फरवरी को 48वां स्थापना दिवस था। भारत का अगर हम देखें पश्चिम से लेकर पूर्व तक लगभग 6100 किलोमीटर लंबा तट है दोस्तों। इसके अलावा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार जैसे द्वीपों को मिला लें तो ये लगभग 7500 किलोमीटर लंबी हमारी सीमा है तट पे। इस सीमा का पर्याप्त आपको निगरानी व्यवस्था देखना होता है। यहां पर आपको एक नियंत्रण की व्यवस्था स्थापित करनी होती है, यहां पर आपको एक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करनी होती है। तो इस तट पर निगरानी के लिए, सुरक्षा के लिए, नियंत्रण के लिए, ताकि कोई भी अप्रिय गलत घटना हमारे देश में न घट पाए, ये कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई। अब कोस्ट गार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1 फरवरी 1977 को की गई थी और 1978 में इसमें एक्ट बनाकर इसको सांविधिक तौर पर भी स्थापित कर दिया गया। तो कोस्ट गार्ड अधिनियम कब आया है? 1978 में। ये एक स्वतंत्र सशस्त्र बल है। इस अधिनियम के माध्यम से इसकी स्वतंत्रता को स्थापित किया गया। और याद रखिएगा कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी अगर कोस्ट गार्ड व्यवस्था है तो वो भारत की है। भारत के पास ये जो लंबा तट है, ये हमारे लिए सामरिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो या राजनीतिक दृष्टि से हो, सभी दृष्टिकोणों से हमारे लिए तट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जब भी देखते हैं कि सीमा पर तो हम बीएसएफ देखते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वैसे ही अगर हम तट क्षेत्र पर भी निगरानी चाहते तो वहां पर आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की व्यवस्था देखने को मिलती है। ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हमारा भारत का दक्षिण में जो तट है पूरा वो सुरक्षित है, तो उसकी सुरक्षा में इंडियन कोस्ट गार्ड का एक इंपॉर्टेंट रोल है, जिसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। बराबर। चलिए अगला टॉपिक है पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समूह इकोवास। दोस्तों ये चर्चा में क्यों रहा, पहले तो हम उसको देखते हैं, फिर हम बात करेंगे कि ये है क्या, क्यों बनाया गया है और भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये इन सभी चीजों पर डिस्कस किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये कि ये पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समूह जो है ये चर्चा में क्यों रहा है। पहले तो इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए। इसको आप हिंदी में बोल रहे हैं पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समूह।
शॉर्ट फॉर्म इसका हो गया ECOWAS। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म हो गया E फॉर इकोनॉमिक, C फॉर कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। पश्चिमी अफ्रीका के जो देश हैं उन्होंने अपना एक आर्थिक संगठन बनाया। उस संगठन को आप इकोवास के नाम से जानते हैं। इस संगठन से हाल ही में बुर्किना फासो हो, माली हो या नाइजर हो, नाइजर, माली और बुर्किना फासो, इन देशों ने इस संगठन से अलग होने की घोषणा कर दी है। चूंकि इन तीनों देशों ने इसे अलग होने की घोषणा की है, इसीलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इसमें एक और चीज आप लोग समझिएगा कि इसमें टोटल कितने सदस्य देश थे? 15। अब 3 इसमें से बाहर हो रहे हैं। इसकी प्रकृति कैसी है? इसका प्रकृति क्षेत्रीय, याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय नहीं, क्षेत्रीय संगठन है। एक ये क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना नाइजीरिया में की गई थी 1975 में। मतलब पुराना संगठन है जिससे ये तीनों के तीनों देश अभी निकले हैं बाहर, घोषणा कर दिया है, जिसके कारण ये चर्चा में बना हुआ है। इसका मुख्यालय नाइजीरिया के अबुजा में है। और ये क्यों बनाया गया है? तो याद रखिएगा कि इन देशों में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए, सुरक्षा की व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ये बनाया गया है, ताकि इन पश्चिमी अफ्रीकी देश जो हैं इनके आर्थिक हित हो, व्यापारिक उद्देश्य, आर्थिक विकास हो, देश का विकास हो, वो बेहतर तरीके से चल पाए। ठीक है, अब यहां पर ये तो समझ में आ गया कि ये पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समूह क्या है। अब हमको इससे भारत से कोड करके देखना पड़ेगा। जब हम इसको भारत से कोड कर देखते हैं तो याद रखिएगा कि 2004 से भारत इसका पर्यवेक्षक सदस्य है। जो ये संगठन है इसका भारत 2004 से पर्यवेक्षक सदस्य के तौर पर मौजूद है। साथ ही साथ भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि हमारा यहां से ट्रेड होता है, इकोनॉमिकली हमको फायदा होता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब हम यूएनओ की व्यवस्था देखते हैं तो जो सुरक्षा परिषद है, उस सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का बहुत बड़ा समर्थक है ये समूह। तो हमको अगर सुरक्षा परिषद में, यूएनएससी में स्थायी सदस्यता लेनी है तो उसके लिए जो स्थायी सदस्य पहले से हैं उनकी तो मंजूरी चाहिए ही चाहिए, लेकिन बाकी सब सदस्यों का सपोर्ट मिलेगा तो हमें जल्दी सदस्यता मिल सकती है। और स्थायी सदस्यता मिलना भारत के लिए बहुत जरूरी भी है और हम उसके लायक भी हैं। हम डिजर्व करते हैं कि हमें स्थायी सदस्यता दी जाए, क्योंकि आज यूक्रेन का हो संकट, वियतनाम का मुद्दा हो, इजराइल हमास का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर भारत की राय के बिना निर्णय नहीं हो रहे हैं। अगर आप देखें तो पिछले साल से जब से हम देख रहे हैं कि यूक्रेन का संकट हो, इजराइल हमास का हो, इन सभी बड़े बड़े मुद्दों पर बड़े बड़े देश अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर भारत की राय को बहुत तवज्जो दे रहे हैं। भारत की जो वैश्विक स्तर पर शान बढ़ी है, साख बढ़ी है, हैसियत बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार का एक बहुत बड़ी सफलता भी है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है कि भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए बहुत बड़े स्तर पर समर्थन करता है, ये ध्यान रखिए। अब आपको ये समझना है कि ये सुरक्षा परिषद है क्या। तो यूएनएससी 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा स्थापित किया गया था। 1945 में ये वो समय था जब 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन हुआ था। हर साल 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस के तौर पर मनाते हैं। यूएनओ का गठन क्यों किया गया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसी कोई परिस्थिति ना बने, तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो, इसका सीधा सा यहाँ पर टारगेट था। इस उद्देश्य को लेकर यूएनओ का गठन किया गया। हालांकि आज तक हम देखें तो यूएनओ अपनी चीजों में अभी तक पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ है। यूएनओ का और लोकतांत्रिकरण करने की जरूरत है, यूएनओ में और सुधार करने की जरूरत है, जिसका भारत हमेशा पक्षधर रहा है। भारत ने जब भी इसकी बैठक हुई तो अपने इस पक्ष को जरूर रखा है दोस्तों। अब यहां पर एक बात और समझिए कि यूएनओ के 6 अंग हैं टोटल। इन 6 अंगों में से एक इंपॉर्टेंट क्या हो गया? सुरक्षा परिषद। इसके अलावा यूएनओ की महासभा, ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, इन ये 5 और एक ये 6 इंपॉर्टेंट अंग है यूएनओ के, ध्यान रखना है। यूएनएससी की स्थापना क्यों की गई थी? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और इसके कुल 15 सदस्य देश होते हैं। अगर हम ये 15 सदस्य देश की बात करें तो यहां पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, 15 में से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं।
ये 10 अस्थायी सदस्य जो होते हैं ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष के बाद ये सदस्य बदलते रहते हैं। 5 स्थायी सदस्यों की बात करें तो इसमें एक होता है अमेरिका, एक होता है रूस, एक होता है चीन, एक होता है यूके और एक होता है फ्रांस। ये 5 के 5 इसके स्थायी सदस्य, ध्यान रखिएगा। भारत इसमें छठे सदस्य के तौर पर आएगा यूएनएससी का, अगर भारत स्थायी सदस्य बन जाता है तो। और निकट भविष्य में जिस हिसाब से भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदगी है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, वो दिन दूर नहीं कि भारत इस परिषद का स्थायी सदस्य बनकर वैश्विक राजनीति को और व्यापक स्तर पर निर्धारित करेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि भारत अभी विश्व नेतृत्व की स्थिति में है, हम विश्व का नेतृत्व करने की स्थिति में है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, इंडियन ग्रे वुल्फ। ये भेड़िया है। क्यों इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? ध्यान रखिएगा कि इसकी वजह से चंबल अभयारण्य जो है वो हाईलाइट हो गया है। दूसरी बात, इसकी वजह से IUCN हाईलाइट हो गया है। तीसरी बात, इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हाईलाइट हो गया है। हाल ही में कुछ ही दिनों पहले चंबल अभयारण्य जो है, मध्य भारत का जो पठार है, मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, यहां चंबल नदी पर चंबल अभयारण्य स्थित है। ये चंबल अभयारण्य जो है, यहां पर ये इंडियन ग्रे वुल्फ भेड़िया देखा गया है। अब चूंकि ये भेड़िया यहां देखा गया है, इस वजह से ये चर्चा का विषय बन गया। क्यों? ये भी समझिए कि ये भेड़िया जो है ये बहुत कम देखने को मिलता है ऐसे। लास्ट टाइम 1997 से 2000 के बीच में जब भारत सरकार ऑपरेशन भेड़िया चला रही थी, तब ये भेड़िया दिखा था। उसके बाद इस क्षेत्र में अब ये भेड़िया दिखा है। मतलब जैव विविधता की दृष्टि से, इसके संरक्षण की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें दिखाई पड़ रहा है, मतलब इसके लिए आगे काम करना होगा। तो यहाँ ऑपरेशन भेड़िया कब शुरू किया गया था? अगर एग्जाम में आ जाए तो इस समय किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस ल्यूपस पलिपस। तो ये इसका वैज्ञानिक नाम है। IUCN 1948 में स्थापित है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में इसका हेडक्वार्टर है IUCN का। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संस्थान है। ये वैश्विक स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये रेड डाटा बुक जारी करता है। कितने साल में? हर 4 साल में। कितनी श्रेणियां होती? उसमें 9 श्रेणियां होती हैं। इसकी जो 9 श्रेणियां IUCN की, उन 9 श्रेणियों में जानवरों पर आने वाले संकट, उनकी स्थिति के आधार पर उनको श्रेणी दी जाती है, बराबर। तो इसकी दृष्टि से देखें तो ये इंडियन ग्रे वुल्फ जो है वो कम चिंतनीय है, मतलब अभी पर्याप्त इसकी संख्या है। लेकिन अगर हम इसके संरक्षण की बात करें भारत में, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसको डाला गया है। अनुसूची 1 में वो जीव शामिल होते हैं जिनका शिकार करना हो, अवैध व्यापार करना हो, अंगों की तस्करी करना हो, कानूनन दंडनीय अपराध है। अगर आपने ऐसा कुछ किया जो इस सूची में शामिल जीव उन पर नुकसान करते हो, तो इस वजह से आपको कठोर दंड मिलेगा। तो ये इसके संरक्षण की स्थिति हमने देखी। लेकिन यहां समझिए कि भेड़िया, ऑपरेशन भेड़िया जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे ही यहाँ पर चंबल अभयारण्य भी हाईलाइट हुआ है, तो हमको चंबल अभयारण्य भी देखने की जरूरत है। तो देखिए, चंबल अभयारण्य जो है वो सबसे बड़े घड़ियाल अभयारण्य के तौर पर देखने को मिलता है। अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो चंबल अभयारण्य है, केन अभयारण्य है और सोन अभयारण्य है। ये 3 ऐसे अभयारण्य हैं जहां पर घड़ियाल का संरक्षण होता है। घड़ियाल आप लोगों ने देखा होगा, मगरमच्छ छिपकली प्रजाति का एक जीव है जिसकी मुंह जो होता है वो थूथन पतली होती है, याद रखिएगा, चोंच जैसी निकली होती है, उसको घड़ियाल कहते हैं। 1975 में तात्कालिक सरकार ने, भारत की ने, घड़ियालों के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की थी। उस परियोजना के तहत ही भारत में अलग अलग जगह पर घड़ियाल अभयारण्य स्थापित किए गए और 1979 में स्थापित हुआ था चंबल अभयारण्य, चंबल नदी के क्षेत्र में। ये मध्य भारत के पठारी प्रदेश में है और यूपी में, MP में और राजस्थान में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है चंबल अभयारण्य, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कोर तक करंट अफेयर पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, साथ ही साथ पूरा जीके भी आप लोग रिवीजन कर लेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है 5 नई रामसर साइट।
पिछले 2 साल में हम देखें तो जैव विविधता की तरफ, रामसर साइट की तरफ भारत सरकार का खासा ध्यान गया है। जहां हम पहले मात्र 36 रामसर साइट्स देखते थे, वहां पिछले 2 सालों में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर दिख रहे हैं 2014 से, उसके बाद से रामसर साइट्स में धड़ाधड़ वृद्धि होती दिख रही है। पहले हम लोगों को 26 दिखती थी, फिर 36 रामसर साइट्स दिखाई पड़ी और आप देखिए टोटल 80 रामसर साइट हो चुकी हैं भारत में। पिछले साल जब हम आजादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ कर रहे थे, तो इस अमृत महोत्सव के समय पर भारत सरकार ने देश में 75 रामसर साइट स्थापित कर दी थी। इस साल हम देखें तो 5 रामसर साइट और स्थापित की गई। ये 5 रामसर साइट स्थापित की गई, इनमें से 3 कहां है? कर्नाटक में है, और 2 कहां है? तमिलनाडु में है। जो कर्नाटक में है उसमें मगदीकेरे संरक्षण रिजर्व, अंक समुद्री पक्षी संरक्षण क्षेत्र और अघनशिनी मुहाना अंक समुद्री क्षेत्र और मगदीकेरे, ये तीनों कर्नाटक में रामसर साइट घोषित की गई हैं। वहीं कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड शोला रिजर्व जो है, इनको तमिलनाडु में रामसर साइट के तौर पर स्थापित किया गया है। अब ध्यान रखिएगा, इन 2 के बनने के बाद तमिलनाडु में टोटल 16 रामसर साइट हो गई हैं। 16 रामसर साइट हो गई, इसका मतलब तमिलनाडु भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला प्रदेश है। विश्व में सबसे ज्यादा आपको ब्रिटेन में देखने को मिलती है हालांकि, लेकिन यहां तमिलनाडु भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला राज्य हो चुका है। 2 फरवरी के दिन हर साल रामसर दिवस मनाया जाता है। ये रामसर क्या है, रामसर दिवस क्या है, रामसर साइट क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ध्यान रखिए, ये होते हैं नम भूमि। नम भूमि को इंग्लिश में आप कह सकते हैं वेटलैंड। ये जो वेटलैंड है, ये वो क्षेत्र होते हैं, या तो झील हो या तालाब का क्षेत्र हो, है ना। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पर्याप्त नमी मौजूद होती है, और जहां पर पर्याप्त नमी मौजूद होगी ना दोस्तों, वहां पर आपको अलग अलग प्रकार के जीवों का अस्तित्व देखने को मिलता है। जीवों का जब अस्तित्व होगा, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगी वहां पर जैव विविधता, और जैव विविधता मतलब जीवों की पर्याप्त संख्या, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे जीवों का मिलना ही जैव विविधता होती है। तो ये जैव विविधता जो है यहाँ पर पर्याप्त होती है। और जैव विविधता किसके अस्तित्व के लिए जरूरी है? मनुष्य के। अगर मनुष्य का अस्तित्व बनाकर रखना है, इस दुनिया को संतुलित अवस्था में चलाना है, खाद्य श्रृंखला हो, खाद्य जाल को व्यवस्थित चलाना है, तो आपको जैव विविधता का संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अब जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जीवों के आवास को संरक्षण करना। और जीवों का आवास क्या है? ये नम भूमि है। मतलब हम अगर इन नम भूमियों का संरक्षण कर लें, यहां पर पर्याप्त नमी, पानी की मात्रा और जो इनका इन्वायरमेंट है उसको अगर हम बनाए रखें, तो यह संभव है कि जीवों की विविधता भी संरक्षित हो जाएगी। तो इसी उद्देश्य से 2 फरवरी को 1971 में ईरान का रामसर शहर में एक सम्मेलन हुआ वैश्विक स्तर का। उसमें निर्णय लिया गया कि जैसे भी ये जैव विविधता वाले क्षेत्र होंगे, नम भूमि होंगी, उनको क्या घोषित करेंगे? रामसर साइट घोषित करेंगे और उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण करेंगे, ताकि जैव विविधता का संरक्षण हो। तब से पूरी दुनिया में ऐसे जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों को, झीलों को, तालाबों को, नम भूमियों को रामसर साइट घोषित करके उनका संरक्षण किया जाता है। तो अगर हम इन रामसर साइट की बात करें तो अभी अंतरराष्ट्रीय संरक्षण में आ जाएंगे। क्योंकि हम एमपीपीएससी को फोकस करते हैं, मध्य प्रदेश के एग्जाम्स को फोकस करते हैं, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में सांख्य सागर शिवपुरी में, यशवंत सागर इंदौर में, सिरपुर इंदौर में और भोज आर्द्रभूमि भोपाल में, ये 4 रामसर साइट्स आपको देखने को मिलती हैं। जिसमें जो रामसर साइट्स को या पर्यटन की दृष्टि से एक अमृत पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है बढ़ाने के लिए, उस पायलट प्रोजेक्ट में यशवंत सागर और सिरपुर को शामिल किया गया है। और 2 फरवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी सिरपुर तालाब आए भी थे और उन्होंने यहां पर एक भव्य प्रोग्राम के तहत इसका उद्घाटन भी किया है। बहुत शानदार पार्क बन गया है। जो भी इंदौर में है छात्र वीडियो देख रहे हैं, सिरपुर तालाब जरूर जाइए घूमने के लिए, बहुत शानदार उसको तैयार कर दिया गया। ठीक है, अगला टॉपिक है चंपई सोरेन। याद रखिए हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और भ्रष्टाचार के आरोप में उनको
ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। जब उनकी गिरफ्तारी हुई, सरकार गिरने से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बदल दिया गया, थोड़ा सा ड्रामा हुआ पॉलिटिकल, लेकिन चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए। शपथ दिलाई किसने? झारखंड के राज्यपाल राधाकृष्णन जी ने। याद रखिएगा, झारखंड को कुकरा नाम से जाना जाता था पहले, और 15 नवंबर सन 2000 को इसको बिहार से अलग किया गया था। बाबूलाल मरांडी इसके पहले मुख्यमंत्री बने थे। जनजातीय प्रदेश है झारखंड, जहां पर आपको संताल, हो, मुंडा, उरांव जैसी जनजाति देखने को मिलती है। वन प्रदेश है, छोटा नागपुर का पठार यहीं पर है, जो खनिज की दृष्टि से आगे है, और भारत के खनिज उत्पादन में झारखंड का इंपॉर्टेंट रोल भी है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा कि यहां पर मुख्यमंत्री बदल गए हैं, हेमंत सोरेन की जगह पर चंपई सोरेन आ गए हैं, ठीक है ना। अगला टॉपिक है लखपति दीदी योजना। 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 6ठा बजट पेश किया और लगातार 6 बजट पेश करने वाली भारत की दूसरी वित्त मंत्री बन गई हैं, जबकि पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण के दौरान ही 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट में लखपति दीदी योजना की घोषणा की, जिसके तहत पहले 2 करोड़ महिलाओं को लाभ दिया जा रहा था, अब 3 करोड़ महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इन महिलाओं को कौशल की ट्रेनिंग दी जाएगी। किस बात का कौशल? इनको एलईडी बल्ब बनाने, प्लम्बिंग करने, ड्रोन चलाने, उसकी मरम्मत करने, इस प्रकार के कौशल सिखाए जाएंगे ताकि आत्मनिर्भर हो, अपना एक नया बिजनेस काम सेट कर सकें, इनको पैसा मिलेगा और ये लखपति बन जाएंगी। तो 3 करोड़ महिलाओं के तहत ये टारगेट रखा जा रहा है दोस्तों। अगला टॉपिक है वायु शक्ति अभ्यास। 17 फरवरी 2024 से होगा। कहां होगा? जैसलमेर के पोखरण में होगा। इसमें भारत के तेजस, प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। वायुसेना का एक युद्धाभ्यास है दोस्तों ये, ठीक है ना। अगला टॉपिक है एसीसी के अध्यक्ष। एसीसी का मतलब है एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1983 में हुई थी। श्रीलंका के कोलंबो में इसका हेडक्वार्टर है और लगातार तीसरी बार इसके अध्यक्ष बने हैं जय शाह। जय शाह गृह मंत्री अमित शाह जी के पुत्र हैं और ये बीसीसीआई के सचिव भी है। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई के सचिव कौन है? जय शाह है। और बीसीसीआई भारत का क्रिकेट गतिविधि को संचालित करने वाला सबसे बड़ा बोर्ड है, जिसकी स्थापना अंग्रेजी काल में 1928 में हुई। इसका हेडक्वार्टर बंबई में है दोस्तों, ठीक। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया फाइलेरिया को खत्म करने का अभियान। फाइलेरिया एक दोस्तों जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी को यूपी में बढ़ता देखा तो यूपी की सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फाइलेरिया को खत्म करने का अभियान शुरू किया। इस अभियान का नाम क्या है? वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान। एग्जाम में पूछेगा आपसे कि वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान किससे रिलेटेड है? यूपी से है। फाइलेरिया की बीमारी को खत्म करने के लिए शुरू किया गया है और कब से कब तक? 5 से लेकर 15 फरवरी तक ये चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें ध्यान रखना है कि यूपी में कुल 75 जिले हैं, तो यूपी के कुल 75 जिलों में से 17 जिलों में यह अभियान चलने वाला है। फाइलेरिया क्या है? फाइलेरिया एक संक्रामक रोग है, मच्छर के काटने से होता है और निमिटोड परजीवी के कारण यह होता है। जिसको भी ये रोग होता है उसको सूजन हो जाती है, तो उसकी त्वचा मोटी होने लगती है, बुखार आ जाता है, समय समय पर इलाज ना मिले तो मौत भी हो सकती है दोस्तों। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यूपी ने अभियान चालू किया है, ठीक है। अगला टॉपिक है लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिलेगा। लाल कृष्ण आडवाणी भारत के 50वें व्यक्ति होंगे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिलने वाला है। भारत रत्न पुरस्कार के बारे में मैंने पिछले टॉपिक में, पिछले लेक्चर में अच्छे से बताया है, जब कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो भारत रत्न की डिटेल वहां पर है। बस ये याद रखिएगा कि कर्पूरी ठाकुर जी उन 50वें व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला और लाल कृष्ण आडवाणी जी 50वें शख्स हैं जिन्हें भारत रत्न मिल रहा है, ठीक है। बीजेपी के पहले नेता थे अटल जी जिन्हें भारत रत्न मिला था बीजेपी के, और आडवाणी जी बीजेपी के दूसरे व्यक्ति हो गए जिन्हें भारत रत्न मिलेगा। 2015 में आडवाणी जी दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से भी सम्मानित हुए थे देश के, जो है पद्म विभूषण, ठीक है। आडवाणी जी का जन्म हुआ था 8 नवंबर 1927 को। कहां? कराची में। तो अविभाजित भारत की हम बात करें तो वहां कराची में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगला टॉपिक है फ्रांस यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश बनेगा। यूपीआई क्या होता है? यूपीआई का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा। यूनिफाइड
पेमेंट इंटरफेस यूपीआई है। इसको भारत में 2016 में लॉन्च किया गया था। कब? 2016 में, जब डिजिटल इंडिया मिशन शुरू हो चुका था। भारत में एक डिजिटल क्रांति का प्रारंभ हुआ। इस डिजिटल क्रांति के दौर में भारत में पेमेंट सिस्टम को ऑनलाइन करने के लिए, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हुए भारत की सरकार ने लॉन्च किया यूपीआई, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। हाल ही में फ्रांस के पेरिस में एफिल टावर पर भारत का जो राजदूतावास है फ्रांस का, उसने आधिकारिक तौर पर औपचारिक रूप से यूपीआई को लॉन्च किया। अब आप अगर एफिल टावर देखने जाते हैं तो वहां के जो टिकट बुक करते हैं वो टिकट आप यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। याद रखिएगा कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एनपीसीआई होता है, इसका फ्रांस की लाइरा कलेक्ट जो संस्था है उसके साथ समझौता हुआ, जिसके तहत यूपीआई को फ्रांस में लागू किया गया है। और ये यूपीआई जो है इस एनपीसीआई के द्वारा ही डेवलप किया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन पेमेंट की दृष्टि से देखें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है जहां पर ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है, और इसी कारण की भारत में सफलतापूर्वक ये व्यवस्था चल रही है। दूसरे देश भारत से प्रेरित होकर इसको एडॉप्ट कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेले का आयोजन। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हरियाणा में इसको बोल सकते हैं कि शुरू किया था। यहां पर इसका उद्घाटन अभी फरीदाबाद में किया गया है। 37वां अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेला है। याद रखिएगा, ये इसकी थीम गुजराम राज्य थीम है इसकी। हर साल फरवरी में आयोजित होता है। इसका उद्देश्य भारत में हैंडलूम और पर्यटन को बढ़ावा देना है, और हरियाणा की सरकार ने यह शुरू किया था। यह भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अगला टॉपिक है संध्याक। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में जो नौसेना का डॉकयार्ड है वहां से संध्याक को कमीशन किया गया है। ये समुद्री नेविगेशन को सक्षम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है भारत का, जो ये तैयार किया गया है। पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है व्यवस्था ये, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे, जिनको हम लोगों ने करंट टू को डिस्कस किया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। लेक्चर देख रहे हैं जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा वीडियो को। कोई अगर डाउट होता है, कोई सजेशन होता है तो कमेंट जरूर कीजिए। मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।